हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग टाटा स्टील के बारे में बात करेंगे। ये टाटा स्टील का Q4 और फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो रोबस्ट रिजल्ट आया था उसके पीछे मेनली रीजन क्या था और आने वाले 2-3 सालों में टाटा स्टील का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और कंपनी के करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कैसे एक ऑनलाइन पोर्टल से जैसे मनी कंट्रोल से किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाए, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग कंपनी के Q4 रिजल्ट और ईयर ऑन ईयर का रिजल्ट थोड़ा देख लेते हैं। तो Q4 रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी लगातार अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का इंक्रीमेंट देखें तो मोर देन 25% के आसपास कंपनी का इंक्रीमेंट है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें यानी Q4 2022 Q4 2021 के कंपेरिजन में कंपनी का जो रेवेन्यू बढ़ा है वो 43% से ज़्यादा बढ़ा है। और अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी रेवेन्यू के साथ साथ बढ़ा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 49% से ज़्यादा बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग देखें 205% से ज़्यादा बढ़ा है। उसके साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर से लगातार नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में कमाया है और जून 2020 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो माइनस में था। तो अगर हम लोग नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बढ़ा है वो 79% के ऊपर बढ़ा है। और अगर एनुअल रिजल्ट को यहाँ पे देखें तो एनुअल रिजल्ट में आप देख सकते हैं मार्च 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू बढ़ा है वो मोर देन 10% बढ़ा है। उसके साथ कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है वो मोर देन 74% बढ़ा है। तो यहाँ पे देखने के लिए जो इम्प्रेसिव चीज है कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया है। 2020 में था 1556.5 करोड़ और करेंटली मार्च 2021 में 7490.2 करोड़ से जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो 380% के ऊपर बढ़ा है। तो कंपनी के रेवेन्यू के मुकाबले इतना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है और उससे 2-3-4 गुना एक्स्ट्रा जो कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, तो उसके पीछे अगेन ऑपरेटिंग लिवरेज का लॉजिक है। अगर आप ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में नहीं जानते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है वीडियो का, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि ऑपरेटिंग लिवरेज के वजह से कैसे एक कंपनी सिर्फ थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ा के अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे 3-4-5 गुना तक बढ़ा सकता है। तो आप जाके वो वीडियो एक बार देख लीजिए। तो कंपनी का जो इतना सारा रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे मेन 3 रीजन था। एक है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी, तीसरा है ओवरऑल इकोनॉमी। देखिए ओवरऑल इकोनॉमी जब डाउन टर्न में होता है तो तब फिस्कल पॉलिसी नया नया प्रोजेक्ट लाता है ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए, एक ओवरऑल मार्केट में एक डिमांड क्रिएट हो। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई का रेपो रेट कम कर देता है ताकि कंपनीज को बहुत ही कम इंटरेस्ट में लोन मिल सके और कंपनी एक्सपेंड कर सके, जिससे कि कंपनीज में नया जॉब क्रिएट हो और मार्केट में पैसा आए या लोगों के हाथ में पैसा आए, जिससे कि लोग घर खरीद पाए, लोग कार खरीद पाए, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी में एक बूम क्रिएट हो। तो ये सारा कंपनीज कौन सा होता है, जैसे कि स्टील कंपनीज होता है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनीज हो सकता है, हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनीज हो सकता है। ये सारे कंपनीज बेसिकली बेनिफिशियल कंपनीज होता है जब ओवरऑल इकोनॉमी एक सपोर्टिव सिचुएशन में होता है। और करंट पैंडेमिक के सिचुएशन में ऐसा ही एक सिचुएशन है जब फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी उतना ज़्यादा टाइट नहीं है, बहुत ही ईजी है। यानी फिस्कल पॉलिसी के दौरान इस सारे कंपनीज को बहुत सारा प्रोजेक्ट मिल रहा है और मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान बहुत ही सस्ते में फंड मिल रहा है। तो इस टाइम पे कंपनी का जो रेवेन्यू बढ़ा है इतना, नेट प्रॉफिट बढ़ा है इतना, तो इसका मेन वजह ये तीनों ही है। तो अगर टाटा स्टील का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करें तो आगे आने वाले 2-3 साल टाटा स्टील के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी अभी फेवर में है, मॉनेटरी पॉलिसी अभी फेवर में है, ओवरऑल इकोनॉमी अभी उतना अच्छा सिचुएशन में नहीं है कि प्रीवियस जो सिचुएशन था वहाँ पे बहुत जल्दी आ जाए। तो करेंटली जो फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, मुझे लगता है अगले आने वाले 1-2 सालों तक उतना ज़्यादा टाइट नहीं होगा। जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट है वो कम ही रहेगा, जो
गवर्नमेंट नया नया प्रोजेक्ट, नया नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ला रहा है, जो हाउसिंग डेवलपमेंट स्कीम ला रहा है, वो लाता ही रहेगा ताकि लोगों के हाथ में अच्छा खासा पैसा आए और ओवरऑल इकोनॉमी में एक डिमांड क्रिएट हो। तो करंट सिचुएशन और चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? तो अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है तो आप होल्ड कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले 1-2 साल 3 साल कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है अकॉर्डिंग टू फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी और ओवरऑल इकोनॉमी। और अगर आप यहाँ से कंपनी का शेयर खरीदना चालू करना चाहते हैं तो आप खरीदना चालू कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 1-2 हफ्तों से बहुत ही अच्छा खासा गिरा है और एक सपोर्ट तक आ गया है और यहाँ से एक बाउंस बैक कर रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ से खरीदना चालू कर सकते हैं, मगर आप ये जरूर ध्यान में रखिए आपका होल्डिंग पीरियड उतना ही होना चाहिए जितने दिनों तक फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी उतना ज़्यादा टाइट ना हो, यानी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट इस सारे कंपनीज को देता ही रहे या जो ओवरऑल फंड है वो सस्ते में कंपनीज को मिलता ही रहे और कंपनी का जो फिनेंशियल रिजल्ट है वो अच्छा आता रहे 2-3-4 क्वार्टर तक या 1 साल में। क्योंकि अगर फिनेंशियल रिजल्ट कंपनी का खराब आए तो कंपनी का शेयर होल्ड करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। और टाटा स्टील एक साइक्लिकल कंपनी है, तो ओवरऑल इकोनॉमी में जब एक बूम क्रिएट होता है तो टाटा स्टील का शेयर प्राइस बढ़ने का पोटेंशियल ज़्यादा होता है और ओवरऑल इकोनॉमी जब डाउन टर्न में चला जाना शुरू करता है तब कंपनी का शेयर प्राइस धीरे धीरे नीचे आना शुरू करता है। तो आपका होल्डिंग पीरियड उतना ही रहना चाहिए जब तक फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी सपोर्टिव हो। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्सडे को कंपनी का शेयर एक बाय सिग्नल जनरेट किया था, यानी पिछले दिन के हाई को तोड़कर ऊपर जाके विथ हाई वॉल्यूम इसने एक ग्रीन में अपना कैंडल क्लोज किया था। उसके अगले दिन कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा गिरा था और आज मार्केट ओपन होने के बाद से ही कंपनी का शेयर प्राइस लगातार पॉजिटिव में है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, मगर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1080 के नीचे और आपका रेजिस्टेंस यानी टारगेट होना चाहिए 1230 टू 35 के आसपास। और उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस अगर 1250 के ऊपर जाके 2-3 दिनों तक सस्टेन कर जाता है तो आप ये पकड़ के चल सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस और भी आगे जा सकता है 1-2 हफ्तों तक। और अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो नेक्स्ट जो कंपनी को सपोर्ट मिलेगा वो 1100 टू 1080 के आसपास इसका सपोर्ट मिलेगा। तो मेन मुद्दा ये है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी आप यहाँ से एक स्टेक ले सकते हैं और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप यहाँ से एक स्टेक ले सकते हैं, मगर अगले दिन अगर कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन हो तो आप कोई भी ट्रेडिंग ना ले, क्योंकि आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस नीचे भी आके क्लोज हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर वीडियो के बारे में कोई भी डाउट और क्वेश्चन हो या आगे आने वाले टाइम पे आप कोई नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।